अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सियासत के हवाले से मुल्क में जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो वफाकी बजट के हवाले से हैं कि बजट में इस मरतबा हुकूमत क्या रिलीफ देने जा रही है और किस हद तक जो पॉलिसीज़ हो गई, या ख़ास तौर पर अगर ओवरऑल हम रिलीफ के हवाले से बात करें तो आवाम की नज़रें भी सैलरीड क्लास और जो तनख्वाहदार तबका, जैसे अब शुरू में बात की गई थी कि उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा, तो इस वक्त सबकी नज़रें जो है वो बजट के ऊपर ही हैं और हुकूमत ने बजट पेश करने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। इसी के साथ साथ अब जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो पहले तनकीद हो रही थी कि बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, तो इस मरतबा हुकूमत ये कोशिशें कर रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये समझती है कि लेवी टैक्स में इजाफा होगा और आवाम को इस बजट में कोई इतना रिलीफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रहा। अब जो कुछ रिपोर्ट्स पहले IMF के वफ्द की मुलाकातों के हवाले से सामने आई और उसके बाद जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक IMF ने कुछ मज़ीद शराइत भी हुकूमत के सामने रखी हैं, जिसमें एक शर्त ये सामने आ रही है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करें और कारोबार के हवाले से एक माहौल, साजगार माहौल जो है वो भी पैदा करने के हवाले से जो शराइत हैं वो सामने आ रही हैं। हुकूमत मईशत बेहतर होने के हवाले से दावे कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो FBR के हवाले से भी तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो एक सादा सा सवाल होगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बजट के हवाले से जो दावे भी कर रही है, जो चीज़ें आपके सामने भी कुछ होंगी, ओवरऑल सर एक सादा सा सवाल ये है कि इस बजट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि कुछ आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है? ये माजी के बजट से ये बजट आपको किस हद तक थोड़ा मुख्तलिफ या मुनफरिद नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह IMF ने जो पॉलिसी का जो उनका ज़ोर है और टैक्सेस के निज़ाम को फैलाना, बढ़ाना, रेवेन्यूज़ में वाज़े तौर पर इजाफ़ा करना, ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे कुछ अफसोस इस बात पे है कि ज़्यादा गुंजाइश मुझे नहीं लगती है कि इस बजट में, आने वाले बजट में वाज़े तौर पर आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता कुछ चीज़ों पर ऐसी टैक्सेस लग जाएंगी जिससे कुछ परेशानी में और इजाफा हो सकता है। पाशा साहब, ये जो सर अब पीपल्स पार्टी भी यही समझती है, जो आपकी सर राय है, और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लेवी टैक्स में इजाफा होगा। अब अगर हुकूमत लेवी टैक्स में सर इजाफा करेगी तो जो आम गरीब आवाम है उसके ऊपर तो, उसकी जेबों पर सर बोझ तो पड़ेगा। 100% पड़ेगा। अब आप ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीज़ल जो ट्रकों में इस्तेमाल होता है और खाने पीने के अशिया की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें वाज़े तौर पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफ़ा होगा और उसके नतीजे में कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। ये सरासर इस वक्त नामुनासिब पॉलिसी है। सर, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया IMF की नई शराइत के हवाले से, तो कुछ खबरें सर मेरे सामने भी आ रही थी कि अब IMF ये भी शर्त रख रही है कि कारोबार के लिए साजगार माहौल बनाएं, सूबाई हुकूमतों पर नई मुलाजमतों के हवाले से पाबंदी होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता सर कि ये सूबाई हुकूमतों के लिए भी मुश्किल होगा? देखिए, सूबाई हुकूमतों ने अपने यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें नुमाया तौर पर, जब से NFC अवार्ड आया है तकरीबन 15 साल पहले, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बहुत अच्छे टर्म्स मिले थे और उनके ख़र्चों में नुमाया तौर पर इजाफ़ा इसलिए हुआ कि रेवेन्यूज़ में शेयर उनका बहुत बढ़ गया था। अब वक्त आ गया है कि उनको अपने ख़र्चों को मुनासिब तरीक़े से कंट्रोल करना है और ये कोशिश करना चाहिए कि प्रोविंशियल कैश सरप्लस में इजाफ़ा हो और अगर कुछ गुंजाइश निकले तो प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ख़र्चा करें, मगर करंट एक्सपेंडिचर को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है।
लेकिन सर दिफाई बजट में इजाफे के हवाले से भी तो मुख्तलिफ वज़रा की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है, तो उसके लिए भी हुकूमत को PSDP समेत कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। यकीनन देखिए, बात यह है कि जो गुंजाइश रखी गई है, जो इनिशियल एस्टिमेट्स आए हैं IMF की तरफ से, उसमें जो इजाफा दिया गया है वो नामुनासिब काफ़ी तकरीबन 12% के लगभग है, और इस वक्त एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मेरा तो अपना अंदाज़ा ये है कि एमरजेंसी प्रोविजंस का जो हेड होता है बजट में, उसमें कम से कम 400 से 500 अरब रखने चाहिए। अगर कोई हालात फिर से बढ़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो एमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू हमें अपने डिफेंस के ख़र्चों को बढ़ाने का गुंजाइश बन जाएगी। लेकिन पाशा साहब, आपके इल्म में होगा कि सर हमेशा FBR के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, माजी में भी होती रही, और ये कहा गया कि हम FBR के अंदर इस्लाहात भी लाएंगे, जो टारगेट दिए जाते हैं वो भी पूरे नहीं होते। इस मरतबा आपको लगता है कि सर FBR के हवाले से भी कुछ इस्लाहात जिनकी का जिक्र किया गया था, कुछ इस्लाहात आपको नज़र आ रही हैं? आपको लगता है कि यही मुश्किलात अगले साल दोबारा दरपेश आएंगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाज़े तौर पर आपको इंटरनल रिफॉर्म्स नज़र आएंगे FBR में। FBR पर जो टारगेट रखा गया था इस साल था 40% इजाफा, जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और माशाल्लाह मैं FBR की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इसलिए कि वो 28% तक तो पहुँच गए थे। गुड परफॉर्मेंस। अब इस साल ये देखना है कि अंदाज़ा ये है कि हमारा जो अंदाज़ा है कि FBR के रेवेन्यूज़ मुकम्मल होंगे इस साल तो 11,700 अरब के लगभग होंगे, और अभी तक जो टारगेट हम सुन रहे हैं कि IMF चाहता है वो 14,300 अरब है, जिसके माने ये है कि 2,600 अरब का इजाफा आने वाले साल में भी करना पड़ेगा, जो कि 22-23% के लगभग होगा। ये भी एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट होगा। लेकिन सर इसी के साथ साथ जो अब IMF भी बात कर रही है कि कारोबार के लिए साजगार माहौल होना चाहिए, आपको लगता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको अभी भी कुछ मुश्किलात का सामना है और हुकूमत को उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, सबसे जो वाज़े तौर पर परेशानी है वो हमारा सनती शोबा है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि सनती शोबे पर जो टैक्स का बोझ है वो बाकी हमारी इकॉनमी से 4 गुना है। 4 गुना हर तरह की चीज़ टैक्स लगाया गया है। और इसलिए आप देखें कि पिछले 5 साल में हमारा जो शोबा है सनती, उसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई। और साथ साथ जब आप ये देखिए कि बिजली और गैस की निर्खों में पिछले सालों बेतहाशा इजाफा किया गया, तो हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही बैठ गई है तकरीबन। अब हमें नए सेक्टर्स की तरफ टैक्सेशन ले जाना चाहिए। आपको कम से कम ये कोशिश करें कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से कुछ उठाएं, कुछ आप बड़े जो दुकानदार हैं उनसे उठाएं, बड़े प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं उनसे उठाएं, और सनती शोबे पर बोझ जो हैं वो कम करें, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो जाए। लेकिन पाशा साहब, इसी के साथ साथ जो निजकारी के हवाले से हुकूमत के कुछ फ़ैसले सामने आए, उसमें PIA की निजकारी का आपको इल्म है कि बीच में एक प्रोसेस शुरू हुआ और वो कामयाब नहीं हो सका। सर, इस पर सवालात नहीं उठते कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी मतलब वो कोई मुनासिब नहीं है, और निजकारी का अभी तक अमल जो है वो मुकम्मल ना होना, ये किस हद तक आप समझते हैं कि काबिल अफसोस है? ये बहुत परेशान कुन सी बात है। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, ख़ास तौर पे जो पावर सेक्टर में मिला के तकरीबन 1250 अरब का बोझ हमारे फेडरल बजट पे डालते हैं। और एक तरफ ये बोझ है, दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो हमने पिछले सालों डेवलप किया है गरीब तबके को कैश ट्रांसफ़र्स के लिए, जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को हमने महदूद रखा है
और उसके नतीजे में हम जो है गुर्बत को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ये 1250 अरब को कम करके डाइवर्ट करना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ। ये अच्छा प्रोग्राम है, इसकी टारगेटिंग अच्छी होती है और इसकी जो फैलाव है उसको बढ़ाना है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो FBR के ऊपर तनकीद होती है, जो हुकूमत इस वक्त दावे कर रही है, और ओवरऑल बजट के हवाले से जो एक हुकूमत की तरफ से दावा है और जो आवाम की तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। शबर जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो FBR के हवाले से या ओवरऑल एक बात हो रही है, जो ख़ुद इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी बात कर रही है, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक़ चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया जैदी साहब वक्त निकालने का। सर सबसे पहले तो अब बजट के हवाले से जो तैयारियाँ हैं, जो हुकूमत के दावे हैं, जो टैक्सेस में इजाफ़ा या कमी, उस हवाले से गुफ्तगू यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। लेकिन अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो खुद समझती है कि हुकूमत आवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दे सकती। आपको सर ओवरऑल माहौल क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जो आज की जो माशी सूरत हाल है और जिस तरह से पाकिस्तान के रेवेन्यू में एक स्टेगनेशन आई हुई है और जो हमारी बचत हुई है ख़र्चों में, इंटरेस्ट की मद में, वो क्योंकि हमें दिफा को देना है, इसलिए बजट में कोई रिलीफ हम किसी सेंस में अवाम को नहीं दे सकते। ये एक हकीकत है, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जो इकनॉमी के दो बुनियादी हिस्से हैं, एग्रीकल्चर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो टेक्निकली श्रिंक हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम को परेशानी लाहक है और बजट उसका कोई सलूशन नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन सर अब FBR के ऊपर जो तनकीद होती है, आप ख़ुद FBR चेयरमैन रहे हैं, कि टारगेट सेट किए जाते हैं और आखिर में देखा जाता है तो वो टारगेट जो है वो पूरे नहीं होते। आज से कुछ रोज़ कबल भी हमारी मिफ्ता इस्माइल साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो भी यही बात कर रहे थे कि जो FBR ने टारगेट सेट किए थे उसमें से वो सिर्फ जो है वो 30 लाख रुपए वो जमा कर सके थे। FBR के ऊपर होने वाली तनकीद किस हद तक आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो टारगेट हम सेट करते हैं वो जब अगर हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो वो टारगेट कभी हमारे अपने नहीं होते। वो हमें एक बैलेंसिंग फिगर होती है जो IMF देता है कि भाई आपको इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। वो ये चीज़ हमें ये देखे बगैर कि हमारी क्या सलाहियत है और हमारी इकनॉमी में कितनी जान है, वो हमें ये फिगर दे देते हैं और फिर हम उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरे सिस्टम को बिगाड़ देते हैं और पूरी एक परेशानी में दाखिल हो जाते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 30 साल से चल रहा है और इसमें कोई भी इससे अलग नहीं है। मैं भी जब आया था तो इसी पोजीशन में था। आज औरंगज़ेब भी इसी पोजीशन में है कि अगर अब उसको बजट में इस साल 14,300 या 14,500 का टेस्ट का टारगेट दिया जाएगा तो ये फिगर औरंगज़ेब ने नहीं बनाई है, ये फिगर IMF की बैलेंसिंग फिगर है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि FBR की कारकर्दगी का सवाल हम बाद में उठाएंगे, मगर हमें ये देखना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट के अंदर ये ताकत है कि वो रिटेलर से टैक्स ले सके, क्या गवर्नमेंट के अंदर ये ताकत है कि वो रियल एस्टेट वालों से टैक्स ले सके, क्या गवर्नमेंट के अंदर ये ताकत है कि वो एग्रीकल्चर के आड़तियों से टैक्स ले सके। ये हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया से जंग जीत सकते हैं मगर अपने रिटेलर से जंग नहीं जीत सकते। सर आपकी नज़र में ये रियल एस्टेट और रिटेलर जो है वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं? जी, मैंने कहा ना, मैंने आपको जुमला बोल दिया, ये शायद पाकिस्तान में कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ अब हम इंडिया जैसे 7 गुना बड़े दुश्मन से मुल्क जंग जीत गए हैं मगर रिटेलर से हम तकरीबन 30 साल से जंग हार रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें जब आप थे तब आपको भी यकीनन यही मुश्किलात होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ सर हमने बीच में देखा कि एक आपको याद नहीं है मेरे किस तरह झगड़े होते थे? तकरीबन एक जगह पे तो हाथम-पाई भी हुई थी। तो वो तो आपको नजर आ रहा है, आड़तियों से कौन टैक्स लेगा इस मुल्क के अंदर? आड़तियों से जो आपको और जब तक शबरदेदी साहब इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपकी नज़र में मामला सीधे नहीं हो सकते? नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन तो यही लोग हैं ना जी। आज इंडिया तो एक छोटा दुश्मन है, पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हर किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे कमा रहे हैं, उसे हवाले के ज़रिए बाहर भेज रहे हैं और पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट नहीं करते और उन्होंने पूरे सिस्टम को चोक किया हुआ है। इन चीज़ों को तो फ़ौज भी सही नहीं कर सकती, ये तो नज़र आ रहा है। इसके लिए तो हमें पूरा इनकलाब लाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर हाल ही में हमने देखा कि सेनेट की फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें हमने देखा कि एक सवाल ये भी उठा था कि हुकूमत अपने खर्चे कम करने की बात कर रही है, एक तरफ तो ये बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और एक पॉइंट ये भी आया था, एजेंडा ये भी था कि एफबीआर की जानिब से जो गाड़ियां हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। तो एफबीआर ने कहा कि हम तो अब ये प्रोवाइड करेंगे अपने लोगों को, ऑफिशियल्स को, ताकि वो काम कर सकें। तो ये दो जो सवालात हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये भी मईशत के ऊपर एक बोझ का सबब बन रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो सेनेट कमेटी, फाइनेंस कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली या फाइनेंस कमेटी ऑफ द सेनेट, और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है ना, ये सारे किस्से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं कि ये चीज़ें इस तरह के शोशे छोड़कर आप पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी मसाइल से हटा रहे हैं। ये बेचारे डिबेटिंग क्लब है, इनको आप सीरियस क्यों लेते हैं? तो मासूम से लोग हैं आप, मासूम से लोग हैं आप। जी, मैंने कहा सर एक बड़ा फोरम है पार्लियामेंट का। इनकी कौन सा फोरम पार्लियामेंट का? क्या हैसियत है पार्लियामेंट की? क्या बात करें आप? कौन सा फोरम? आप IMF की, मैं आपको बजट आज बता देता हूँ, पार्लियामेंट का बजट आप आज मुझसे सुन ले बजट। अगर पार्लियामेंट का बजट मुख्तलिफ हो तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। कौन सा पार्लियामेंट बता दें तो मेहरबानी होगी। कौन सा पार्लियामेंट का बजट? आप 25 मई 2025 की IMF की रिपोर्ट निकाले, जो कि उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें पाकिस्तान का बजट दिया हुआ है 2025-26 का, उसमें रेवेन्यू भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कहाँ से टैक्स आएगा, आप देख लें। अगर उससे 19-20 का फर्क हो तो मुझे आप बुला लीजिएगा। फिर ये बेकार की बातें, पार्लियामेंट और नॉन पार्लियामेंट, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो शबरदस्ती साहब, आपके मुताबिक बजट क्या होगा ये पहले IMF तय कर चुका है? यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप मई 2025 की रिपोर्ट निकाले IMF की, उसका टेबल नंबर 3 या 3A है, उसके अंदर अगले 5 साल का बजट दिया हुआ है। अगर इससे फर्क हो जाए तो मुझे बुला लेना यार। ठीक है, लेकिन शबरदस्ती साहब आज सर हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे कि IMF ने, मेरा क्यों टाइम जाया कर रहे हो? मतलब सर हम का टाइम क्यों जाया कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पार्लियामेंट की हैसियत इसमें ढेले की नहीं है। अच्छा, लेकिन सर IMF की कुछ शराइत जो हैं वो 2-3 मैं आपके सामने से रखना चाहूंगा कि एक तो वो कह रहे हैं कि यार मेरी बात सुनो, ये तुम शराइत करते हो ना, ये शराइत नहीं है, ये शराइत नहीं है। ये यार शराइत उसकी होती है जो किसी से कोई काम करवा रहा होता है, ये वो कर रहे हैं यार। आप सिर्फ चपरासी हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा सर, चपरासी लफ्ज मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन बहरहाल सर ये आपका मौक़िफ़ है। लेकिन इसी नहीं तो आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने कहा हो कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम, उन्होंने ये कहा और हमने कहा हम नहीं करेंगे। एक चीज़ बताइए ज़रा, मुझे नाम बताएं किसी चीज़ का, एक आध चीज़ का नाम बताइएगा ज़रा मुझे। मैं भी चपरासी था जब मैं था। अच्छा, आपके पास भी इख्तियारात नहीं थे? नहीं यार, फिर वही आपकी बात करो, इख्तियारात की बात नहीं है। एक आदमी आपके सामने एक कागज लेकर आया है, वो कह रहा है भाई आपको मैं कर्ज दे रहा हूँ, मुझे कर्ज देने के लिए ये कागज आपके साथ आगे चाहिए। आपने उसके नीचे साइन किया हुआ है कि हाँ जी जो आपका जो कागज है ये ठीक है, खत्म हो गई बात। अब इसमें कौन किसके इख्तियारात हैं, किसके इख्तियारात नहीं है,
कौन क्या कर रहा है, ये बिला वजह की बातें करके तुम क्यों लोगों को खराब कर रहे हो? ठीक है, लेकिन शबरदस्ती साहब दो सर चीज़ें हैं जिसका मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि उसका रिएक्शन क्या आ सकता है सूबाई हुकूमतों की तरफ से, जो एक बात की जा रही है कि IMF ने बात सुन लो, मैं बात अपनी क्लियर कर देता हूँ। जब मैं चेयरमैन FBR भरा 19 में, तो मेरा बजट था 5,500 बिलियन रुपीस। मैंने इमरान खान साहब को कहा कि ये 5,500 बिलियन जो है ये मुझे कबूल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये गलत फिगर है। तो इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर अगर ये मुझे 10,500 कहेंगे ना तो मैं वो भी साइन कर दूंगा, मेरे हालात इस तरह के हैं। अच्छा, समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, बस। तो अब तुम क्यों मुझे, तो आप समझते हैं कि उन हालात में शबरदस्ती साहब बिल्कुल आपसे बहस नहीं कर रहे, उन हालात में और मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि कोई फर्क नहीं, अभी भी वैसे ही हालात है? उससे बदतर है, उससे बदतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बदतर इसलिए है कि आप मुझे बता दें कि 2019 में मैं चेयरमैन FBR था, उसके बाद कौन सा इम्प्रूवमेंट आपने कहा कि आप ये ले आए, आप ट्रैक एंड ट्रेस को ले आए, आपने रिटेलर को डाल दिया, आपने एग्रीकल्चर को डाल दिया, आपने रियल एस्टेट को डाल दिया। मुझे बताइए ना, कौन सा मेजर आपका FBR में कामयाब हुआ है पिछले 5 साल में? मैं 2019 में छोड़कर आया था, आज 2024 है। आप बताएं कि ये चीज़ आपने कर दी है, इसलिए देखें ये मसला हल हो गया है। तो आप यार, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोग किस दुनिया में बैठे हैं यार। पार्लियामेंट और फाइनेंस कमेटी और ये और वो क्या बातें कर रहे हो यार? क्यों कौम का टाइम जाया करते हैं? चलिए सर, अब पार्लियामेंट और कमेटीज के हवाले से सर आपकी अपनी राय है, हम उस राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इसी के साथ ये राय नहीं है, ये राय नहीं है। कमेटी पार्लियामेंट को बुला लो ना यार, औरंगजेब साहब को बुला के पूछ लो ना, औरंगजेब साहब को बुलाओ, उससे पूछो सर आपके क्या इख्तियारात है, पूछ लो जाके। मेरी राय नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी राय है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की हकीकत है। आप इसको क्यों डिनाई कर रहे हो? ठीक है, लेकिन शबरदस्ती साहब अभी बिजनेस कम्युनिटी रोजगार के हवाले से एक बात की जा रही है कि रोजगार के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। आप समझते हैं कि माजी में आपको याद होगा कि नैब हमेशा मेरी बात सुनो, ये बड़े बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं, रोजगार के लिए माहौल, सनती तरक्की, पाकिस्तान अल्लाह ताला की दौलतों से मालामाल है। ये 50-60-6-7 जुमले हैं तो तुम लोग भी रट लेते हो, लोग तो लेते। ये जुमले मेरे सामने नहीं बोला करो यार, फायदा नहीं है कोई। रोजगार के नहीं शबरदस्ती साहब, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि इस वक्त भी आप समझते हैं कि जैसे शुरू में सलीम मांडवीवाला साहब एक बात करते थे कि बिजनेस कम्युनिटी को ये शिकायत है कि वो बिजनेस शुरू करते हैं और नैब उनके पीछे पड़ जाता है। अभी जो बात की जा रही है, आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को अभी भी चैलेंजेस दरपेश हैं? यार मेरी बात सुनो, मैं पाकिस्तान की 4-5 बहुत बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मुझे पता है ना कि बिजनेस कम्युनिटी के क्या मसाइल है और पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट ला सकता है, कौन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता। तो क्यों मेरा तुम मुंह खुलवा रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुल्क के बारे में कोई ऐसी बात करूं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हो। तो अगर बात कम की जाए तो बेहतर है। बस ये समझो कि घर की बात घर में रहने दो ना यार। अच्छा चले, एक आखिरी सर सवाल होगा, जब मैं कोई बात करूंगा, मेरी बात सुनो, जब मैं बात करूंगा वो इंटरनेशनल मीडिया में पिक होगी और वो कहेंगे यार देखो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट या पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर रहा है, फिर वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए घर की बात घर में कर लो। तो तुम लोग ये सवाल करते हो तो बाद दफ़ा मुझे वो बात कहनी पड़ जाती है जो पब्लिक मुझे नहीं कहनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये, मगर जब आप ये बातें करते हैं ना कि पार्लियामेंट और फाइनेंस कमेटी और रोज़गार के मौक़े और ये, तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को जानता हूँ ना, इसलिए मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं होती जी। अच्छा जैदी साहब, ये बताएं कि अब जो PIA की निजकारी के हवाले से बात हो रही है वो यार मुझे एक बात बताओ, ये कहानी कब से, नहीं मेरी बात सुनो, ये कहानी कब से चल रही है? 10-15 साल तो हो गए ना जी। तो अब क्या परेशानी है? तो और उससे पहले स्टील मिल की भी बात हो रही थी। यार मेरी बात सुनो, वो एक जब निजकारी की थी, वो रियल एस्टेट वाला एक आ गया था, उसने कहा जी मुझे दे दे 10 रुपए में। यही हुआ था ना? बिल्कुल यही हुआ था। तो फिर अब तुम क्या मुझसे क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? सर अब मैं तो जानना चाह रहा हूं कि क्यों हुकूमत तो दावा कर रही है ना कि हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो आपकी नजर में मेरी बात सुनो, मुश्किलात कहां पर दरपेश आ रही है? नहीं मेरी बात सुनो, ये हुकूमतें पिछली 12 हुकूमतें ये दावा कर चुकी है ना। ये कोई पहली दफा हो रहा है?
सही, ठीक है। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। अच्छा जैदी साहब, सर एक आखिरी सवाल होगा, शबर जैदी साहब एक आखिरी सवाल होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो हुकूमत के दावों से मुतालिक है, वो कह रहे हैं कि मईशत बेहतर भी हो रही है, हमारी पॉलिसीज़ बेहतर भी हैं। ये हर हुकूमत दावा करती है कि हम आने वाले वक्त में IMF की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो दावे कर रही है आने वाले वक्त में इनको IMF की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, या सिलसिला यही जारी रहेगा? ये IMF की, मैंने कहा मई 2025 की रिपोर्ट पढ़ लो, वो जो कह रही है वो बता दो, और ये बता दो कि क्या हम कोई डॉलर छापने की मशीन लगाने वाले हैं जिसकी वजह से हमें नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा देखो, रुपया छप सकता है, डॉलर डॉलर रुपया जो है ना वो स्टेट बैंक वाला छाप सकता है, डॉलर छापना नहीं मुश्किल होता है, वो इलीगल होता है। समझ आई बात? चलें ठीक है शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं या IMF के हवाले से जो बजट है वो काफ़ी नाला भी नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से। और वो ये समझते हैं कि जो हुकूमत बजट पेश करने जा रही है वो पहले से तयशुदा है, और IMF की जिस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट पढ़ लें तो बजट वही होगा जिसका जिक्र IMF ने अपनी उस रिपोर्ट में किया है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद डॉक्टर खाका नजीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब और शबर जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी बजट के हवाले से हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त बजट के हवाले से जो हुकूमत के दावे हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको ये बजट माजी के बजट से कितना मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? जितने हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? नादिर, एक तो मैंने बड़ा क्लियरली ये लिखा भी है, कहा भी है, हाँ। और मैं आई थिंक जितना मौका, जितनी स्पेस, जितना वक्त इस वक्त पाकिस्तान को मिला हुआ है वो शायद 78 इयर्स में नहीं मिला। एक टेल विंड है, IMF की इंगेजमेंट है, सारे जो नंबर्स हैं शॉर्ट टर्म के, मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसका मतलब है अफरात ज़र कम हो गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर है, और जो 10 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ उसने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है, तो वो एक बहुत बड़ी टेल विंड है। दुनिया आपके साथ चलने को तैयार है। US अथॉरिटीज़ तक आपको ट्रेड में आगे बढ़ने के लिए आपकी इंगेजमेंट भी हो रही है। सो यू हैव अ ग्रेट टेल विंड। फिर ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, उधर भी सेविंग्स आ रही हैं। अब वक्त क्या है? वक्त ये है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट जो है वो प्रेजेंट करें। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले ये है कि टैक्स नए कम से कम अगर लगाने हों, और जो आप जैसे लोग, नॉन सैलरीड लोग, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों को रिलीफ देनी हो, तो आप अपनी जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट है उससे बजट को अप्रोच करें। आप ये बजट स्ट्रैटेजी पेपर इसी तरह लिखें। जहां तक IMF का ताल्लुक है, उसके 2 मेजर हदफ हैं जो आपने पूरे करने। एक है कि जो बजट का खसारा जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कमाएगी, जो फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी, वो 5.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आप इसमें से निकाल दें जो मार्कअप देना है हुकूमत ने, तो खसारा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा सरप्लस 1.6% ऑफ GDP का होना चाहिए। अब इसके अंदर जाकर आपके पास बड़ा रूम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इस दफा दिखाएंगे, जिसका मतलब ये है कि 43 डिविजन्स कम होते हुए दिखाई दिए, आपका जो गवर्नमेंट फेडरल के काम नहीं है वो सूबों को जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उसके पैसे 57.5% आप सूबों को दे चुके हैं। अगर आपको जो टारगेटेड सब्सिडी है वो होती हुई दिखाई दी, अगर पॉवर्टी के एक्सपेंडिचर शेयर होते हुए दिखाई दिए, इवन कुछ एंटी टेररिज्म के लिए जो आपको पैसे चाहिए उसके एक्सपेंडिचर शेयर होते हुए दिखाई दिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इवन ऑन द डिफेंस साइड एक राइज आना है, मेरे हिसाब में 500-600 अरब का राइज आना है, फेयर है, और ये भी शेयर होने में कोई हर्ज नहीं है। ये सब चीजें होती हुई अगर दिखाई दी, आपको एक्सपेंडिचर संभलता हुआ दिखाई दिया, जो कि एन मुमकिन है, मतलब 1400 अरब के करीब की सब्सिडी खर्च करनी है। यार ये सब्सिडी बहुत खर्च कर ली हमने
on the energy sector without targeting it to the vulnerable segments. So और आखिर में बहुत बड़ा रूम है डेट सर्विसिंग, कहाँ 9,800 अरब थी वो भी कम हो गई है। अब अगर ये सब आप ध्यान से करेंगे तो अगले साल जो आपकी पेंशन्स का राइज है और जो आपकी वेजेस का राइज है वो बहुत कम होना चाहिए, कमेंसरेट होना चाहिए। किसके साथ? 5-6% इन्फ्लेशन है। लेकिन अब अगर लेवी टैक्स में इजाफे का फैसला सामने आता है तो आप नहीं समझते कि इससे फिर आवाम की जेबों पर बोझ तो पड़ेगा? सो आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। अगर आपने ये सारे एक्सपेंडिचर इस तरह लेके अपना स्ट्रैटेजी प्रेजेंट की जो कि करनी चाहिए और ट्रांसफॉर्मेटिव बजट के लिए बड़ा क्लियर रूम जो है इतनी बड़ी टेल विंड के साथ, तो कार्बन लेवी एक 5 से कुछ रुपए की प्लस जो है वो इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि वो आपने IMF के साथ एक और फैसिलिटी ली है, उसमें आपने ये वादा वहीद किया होगा। अब मैं अपने IMF फोक्स को समझाता हूँ कि ऑलरेडी 78 रुपए हमने फॉसिल फ्यूल्स पे एक PDL लगाया हुआ है, उसको आप लेवी लगाई हुई है, वो शायद 5 रुपए बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा। ये बात आपकी दुरुस्त है। लेट्स होप कि तेल की कीमतें ना बढ़ें दुनिया में, पर अब पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई हैं, सो हो सकता है कि आपको तेल की कीमत का पास ऑन जो है वो करना पड़े, पर आपने उसके कुछ पैसे चूंकि 7-7.5 रुपए यूज कर लिए हैं, कहाँ पे? जो बिजली के निर्खों में कमी आई है। अगर आप एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ठीक करें तो इस 5 रुपए को छोड़ के जो बाकी आप पे टैक्स लगा हुआ है, यानी कि सैलरीड पे जो सरचार्ज है उसको कम करना चाहिए। जो 50,000 तक की छूट है ना, कि अगर आप 50,000 कमाते हैं तो छूट है, उसको बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 75,000 की छूट होनी चाहिए माहाना की बुनियाद पर। ये नहीं करना चाहते तो जो 50,000 के ऊपर कमाई पे जो टैक्स है वो 5% है, उसको ये 1-2% कर दें। ये चीजें करनी चाहिए बिकॉज सैलरीड क्लास हैज पेड एक्सटेंसिवली, और ये एक इम्बैलेंस है कि सैलरीड इतना ज्यादा दे रही है, नॉन सैलरीड इतना ज्यादा टैक्स भर रही है, और जो रिटेल होलसेल पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स टैक्स है वो बहुत मिनिमल लेवल पे है। ये बात दुरुस्त है। मैन्युफैक्चरिंग पे 29% जो टैक्स है उसको 25% की तरफ जाना है, और उसकी जो वजह है इज द फॉलोइंग कि उस पर भी एक सुपर टैक्स है, उसके ऊपर लेबर चार्जेस है, तो वो तो 45% बन जाता है। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक हो रही है। अब अगर इस तरह का टैक्सेशन का निजाम बनाएंगे, बट लेट मी ऑल्सो से ऑनेस्टली कि यार देखें इस दफा टैक्स की कलेक्शन जो होनी है ना वो 12,000 भी नहीं होगी ऑन दी FBR साइड, जो इटसेल्फ 25 से 28% ज्यादा है लास्ट ईयर से, पर उससे जंप लेना है हमने 14,200 अरब का, तो 2,200 की नई टैक्सेशन आनी है। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में होगा कि हमेशा FBR के ऊपर भी एक तनकीद होती है कि टारगेट सेट किए जाते हैं और जब आखिर में देखा जाता है तो FBR वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाता। फिर हाल ही में आपने देखा कि हुकूमत ने FBR के अंदर इस्लाहात के हवाले से बात की। आपको लगता है कि इस मरतबा FBR के इस्लाहात के हवाले से जो बात की गई है कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, एक तो ये कि देयर इज कंसेंसस इन पाकिस्तान कि FBR और मैं इससे आगे हमेशा कहता हूँ PRAs जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, ठीक है, सो ये जो 5 अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान की, इनको फाल बनाना बड़ा जरूरी हो गया है। FBR से ज्यादा रोल मैं बार बार समझाता हूँ अब प्राल का है, जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है। इसका क्या रोल है? इसने जो टैक्सेस हैं उनका जो निज़ाम है उनको क्रॉस चेक करना है, नादरा, बैंक डेटा, यूटिलिटी डेटा, ट्रैवल डेटा, इन सब चीज़ों से। सो जो डिजिटलाइजेशन, नॉट डिजिटाइजेशन, एक तो वर्ड सारा पाकिस्तान कहता है डिजिटाइज का मतलब कुछ और होता है, डिजिटलाइजेशन। और ये जो परम्यूटेशन रन करनी है नादिर के, आपका जो डेटा है ना मेरे पास कि कितना ट्रैवल किया, 4 दफा दुबई जा रहे हैं आप महीने में और इनकम आपकी जो है वो कम है, तो आपसे पूछा जाना चाहिए। मुल्क को इस तरफ मूव करना है। और FBR में तो देखिए सबसे ज्यादा पॉलिसी साजी को भी ठीक करने की जरूरत है। वो क्या है? वो ये है कि टैक्स का निजाम इज फेयरली कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें उस वक्त हमने लगाई थी जब पाकिस्तान में हमने रोकनी थी इंपोर्ट, और एक टैक्स का जरिया ही बन गई हैं ये विदहोल्डिंग टैक्सेस, वो हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। इसकी सिंप्लीफिकेशन भी दिखाई देनी चाहिए और
कंपेटिटिव इकोनॉमी की क्रिएशन के लिए ये जो इंपोर्ट्स पे कदगन है ये उठनी चाहिए, ताकि नादिर जाकर ये कह सकें कि देखो यार अब मैं 3 साल नहीं 5 साल पुरानी गाड़ी भी खरीद सकता हूँ। ये वैसे बजट में आ रहा है इस दफा कि गाड़ियां 5 साल पुरानी भी आप खरीद पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि देखो मुझे गाड़ी सस्ती भी मिल रही है और क्वालिटी की भी मिल रही है, बाहर की बनी हुई। तो लोकल इंसान जो है उसको क्वालिटी भी बेहतर करनी पड़ेगी और इस तरह गाड़ियों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बनाना पड़ेगा कि वो दुनिया में भी बेचे ताकि पाकिस्तान में भी सस्ती हो। सो इस तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव बजट जो है वो बियॉन्ड ये लेवीज और बियॉन्ड ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज और रिलाइंग ऑन करंट टैक्स पेयर्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या ये शिफ्ट दिखाई देगा? देखो यार बात ये ऑनेस्टली नादिर, अगर इस वक्त भी ये नहीं करेंगे तो 78 ईयर्स में, इफ आई कीप सेइंग दिस, कि इतनी बड़ी टेल विंड पाकिस्तान को शायद ही मिली होगी। और इस वक्त तो थोड़ी सी ये भी बात है कि सब बहुत कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए ना इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, और ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के वो भी एक ही तरफ पुल कर रहे हैं। सो देयर इज नो रीजन लेफ्ट for the economic ministries of Pakistan not to present, which is truly beyond just के हम फिजिकल कंसोलिडेशन यानी कि मालियाती जो खसारा है उसको कम करके दिखाएं। लेकिन डॉक्टर साहब बीच में आपको याद होगा कि IMF के वफ़द ने मुख्तलिफ मुलाकातें भी की और साथ ही साथ कुछ शराइत भी उनकी तरफ से सामने आई, लेकिन अभी भी जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स, उनके मुताबिक IMF ने कुछ और शराइत भी रखी हैं जिसमें सूबाई हुकूमतों को पाबंद करने के हवाले से बात की जा रही है कि वो नई मुलाजमतों के हवाले से फ़ैसले ना करें, रोज़गार के हवाले से साजगार माहौल की बात की जा रही है। ये सियासी उन हुकूमतों सूबाई हुकूमतों के लिए आप क्या समझते हैं कि ठीक रहेगा या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं? मैं एक शर्त, अब आपने सूबाई हुकूमतों का जिक्र किया तो मुझे आप खुद बताएं, मैंने तो ज़्यादा अरसा फेडरल गवर्नमेंट में गुजारा है। हाँ। आप यार मुझे खुद बताइए कि हमारी चारों प्रोविंसेस ने पिछले 78 साल में जब एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है वो उनके पास था तो उसको क्यों नहीं लेजिस्लेट किया? और ये मैं चारों प्रोविंसेस को क्या ब्लेम करूं? मैं तो एज अ पाकिस्तानी आई फील वेरी सैड कि मुझे IMF ने आकर ये शर्त लगाई। आप पहले इस शर्त का जिक्र करें कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज करें, उसके मुताबिक जो नादिर को डॉन TV अपनी सैलरी पे टैक्स काट रहा है। ठीक है। अब नादिर को तो कहना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी चीज है, मुझे ये कहना चाहिए कि एज पॉलिसी मेकर मैं भी 12 साल से यही गुजारिश कर रहा हूँ, और उसका जवाब ये होता है कि वो चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो फिर IMF ने आकर ये आपको कहा, और IMF ने भी हमसे ही सुनकर कहा होगा, बट एटलीस्ट यू मूव्ड इन दैट डायरेक्शन। जो 1 जुलाई से आप ये टैक्स जिसका एक हदफ जो है वो लोकल रिसर्च तहकीक मॉडलिंग ये बताती है कि कहीं 500 से 800 अरब रुपए का पूरे मुल्क से हो सकता है, विच इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, नियरली $2.5 बिलियन ऑफ टैक्सेशन। अब आप कहें कि जी उन्होंने कहा है कि मुलाजमतें नई ना इशू करें। देखिए यार एक तो बात यह है कि इस वक्त सूबे जो है पाकिस्तान का जो PSDP है इस साल का वो 1000 अरब होगा फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट का जो मालियाती निज़ाम है वो डिस्टर्ब्ड है क्योंकि हम NFC में आगे नहीं बढ़ सके। इस वक्त जो आपके सूबे हैं वो मिला जुला कर और अलहदा भी कर ले, मेरा ख्याल है 1100 अरब का एनुअल डेवलपमेंट बजट होगा। पंजाब का जहाँ से आप हैं शायद 850 के करीब होगा। सो आप ये खुद सोचिए कि ये सूबे मिला जुला के विफाक से कई गुना बड़ा PSDP देंगे। सो उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉट टू ओनली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आती है कि वो ये सारे सब्जेक्ट्स एजुकेशन, हेल्थ, पाकिस्तान की पॉवर्टी, पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इसमें बहुत डॉक्टर साहब एक सवाल होगा, ये बताइएगा कि अब हुकूमत के जो मुख्तलिफ दावे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कामयाब हो रही हैं, आपको ऐसी कोई पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं? फिर जैसे एक मुतालबा या एक बात हमेशा ये की जाती है कि बस हम आने वाले वक्त में जल्द IMF से हमारी जान छूट जाएगी, IMF की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसीज़ या जो वो दावे कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में शायद हमें IMF की तरफ ना जाना पड़े? पाकिस्तान ने नादिर साहब 24 प्रोग्राम्स
इंटेक किए हैं विद द IMF। ठीक है। इनमें से एक ही लॉन्ग टर्म प्रोग्राम 13-16 का अभी तक कंप्लीट किया है, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम मैंने एंकर किया था पाकिस्तान के लिए। अगर आप आज से 1.5-2 साल बाद अगर हमारी बात हुई दोबारा, तो अगर तो प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कम से कम 10 से 12-15% की बेहतरी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बेहतर होना, थोड़ी सी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ठीक होना, अगर तो ये काम हो गए और ये थोड़ा सा फंडामेंटल रिफॉर्म दिखाई दिया, तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जे की अदायगी है उसमें इतनी सहूलत हो जाए कि हम IMF से निकल सकें। अगर ये सारे काम आपको होते हुए ना दिखाई दिए, तो जिस साल IMF ख़त्म होगा तो मेरा ख्याल है हमें 28 अरब डॉलर की जो बैरूनी पेमेंट है वो दरकार होगी। अच्छा। तो मुश्किल होगा बगैर IMF के चलना। बट अगर ट्रांसफॉर्मेशनल बजट से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, मुमकिन ज़रूर है, बट इट्स ट्रूली हार्ड वर्क। और आखिर में मैं आजकल बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई गेम चेंजर सोल्यूशन नहीं अप्लाई होगा, इट विल बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अक्रॉस ऑल द एरियाज जो मैंने आपके सामने। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत वक्त निकालने का। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, शबर जैदी साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो बजट के हवाले से अब आदाद शुमार कुछ जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब देखें कि हतमी जो आदाद शुमार हैं वो क्या सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।